नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीसीटी पीजीटी का संपूर्ण पाठ्यक्रम, वो भी निःशुल्क। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, आप वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही हैं, आपको लग रहा है कि हमारी तैयारी बेहतर हो रही है जो अभी तक नहीं हुई थी, तो जितना हो सके चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। हो सकता है कोई इन वीडियो का इंतजार कर रहा हो। कुछ सूचनाएं आपको शुरू में ही दे दें। हमें प्रतिक्रिया बहुत कम मिल रही हैं, और हम चाह रहे थे कि जैसे हमारा उद्देश्य है, ये प्रतिक्रिया हमें बढ़कर मिलनी चाहिए थी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रतिक्रिया भी दीजिए। हमें लगना चाहिए कि हाँ, आपने हमारी वीडियो देखी है। कुछ भी आप कमेंट्स कीजिए, तो हमें अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। तो दूसरी बात ये, आप लोग फीडबैक दीजिएगा मुझे आज की जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इस वाली वीडियो में, कि अगर हम मैराथन क्लास एक लेके आए पीडीएफ में वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से, पूरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास हमने पढ़ा है, तो मैराथन रहेगी वो, थोड़ा हो सकता है 1 या 2 या ढाई घंटे या उससे ऊपर की भी पहुंच जाए, लेकिन उसमें पीडीएफ के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे, वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से। और उद्देश्य ये है कि उसमें पूरा कवर हो जाएगा आपका। जैसे ये आपने वीडियोस में देखा है, तो वो एक संकलन एक साथ आ जाएगा। दूसरा तथ्य, दूसरी जानकारी ये थी, आप इसकी भी प्रतिक्रिया हमें दीजिए कि क्या जो अभी तक हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, क्योंकि आज हमारा अंतिम रहेगा, काल विभाजन के बाद में हम आदिकाल में प्रवेश करेंगे, तो उससे पहले आप हमें ये प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या जो हिंदी साहित्य का इतिहास हमने पढ़ा है, इस पर मतलब एमसीक्यू बना के हम आपको प्रेजेंट करें वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से। दोनों ही विकल्प आपके पास हैं। आपको अगर दोनों चाहिए तो दोनों की प्रतिक्रिया हमें दीजिए। जो पहले चाहिए आप उसकी प्रतिक्रिया हमें दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में भी समय लगता है। यूं ही बने बनाए प्रश्न हम आपको नहीं दे देंगे। नवीन प्रश्न जो हमारी दृष्टि से बनेंगे, पूरे संकलन में से हम लेकर आएंगे। वही मैराथन क्लास हमारा लाने का उद्देश्य था। जो हिंदी साहित्य का इतिहास हमने पढ़ा है, इसको एक की पॉइंट में हम पूरा पढ़ ले जाएं। इसके बाद एक और सूचना जो मुझे आपको देनी थी, वो ये, हम कह रहे थे आपसे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहां पे क्या होता है कि आपको वीडियोस बहुत ज्यादा ढूंढनी पड़ेंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तब तो प्लेलिस्ट में जाके क्रम से सारी वीडियोस वहां पे डल रही हैं। अब बात आती है टेलीग्राम वाले चैनल की। टेलीग्राम पे आपका ये चैनल है डीएस एकेडमी डिस्कशन। जब भी आप टेलीग्राम पे जाके डीएस एकेडमी डिस्कशन आप डालेंगे पूरा, तो उसमें जाके जो आपके डीएस एकेडमी का लोगो है, वो आपको वहां पे दिख जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद महत्वपूर्ण है ये कॉन्टेक्ट नंबर 9306899173। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, 9306899173। हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी ये कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए, आप इस नंबर पर फोन करेंगे। फोन करने का जो आपका समय रहेगा, वो रहेगा 7 बजे से 9 के बीच में। शाम को 7 से 9 के बीच आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। दूसरी बात, कल हो सकता है 3, 4, 5 बजे के बाद आप इस नंबर पर एक मैसेज देके आप अपना नाम लिख दीजिएगा और मैसेज दे दीजिएगा इस कॉन्टेक्ट नंबर पे। उसमें क्या होगा कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने जा रहे हैं। जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा डीएस एकेडमी का, तो जैसे जैसे आप अपने मैसेज देंगे इस नंबर पे, वैसे ही हम आपको ऐड कर देंगे। तो उसमें यह फायदा रहेगा कि आपको वीडियोस वहीं पे मिल जाया करेंगी। और प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत आपके लिए कर रही हूँ, तो मुझे भी प्रतिक्रियाएं अच्छी मिलनी चाहिए। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हम जब भी श्रम करते हैं तो हमें उसका प्रतिफल कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, फीडबैक। तो आप हमें फीडबैक यही दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिक प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, जो भी आपके मित्र हैं, सहपाठी हैं, आप उनमें शेयर कीजिए। तो चलिए, अब ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, चल रहे हैं
आज का अपना टॉपिक पढ़ने के लिए। इससे पहले की वीडियोस में हम हिंदी साहित्य के इतिहास को कंप्लीट कर लिए हैं। जो कुछ इतिहास बचे हुए हैं जहां से प्रश्न बन सकता है या जो गूढ़ इतिहास है, हम उनको भी एमसीक्यू के माध्यम से कराने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। तो चलिए चलते हैं। आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। काल विभाजन में हम देखेंगे पहले जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन जी का। एक बार हम पहले पढ़ चुके हैं, पुनः पढ़ लेते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना तैयार होगा हमारा। तो देखते हैं। पहला जो जॉर्ज गिरियर्सन ने किया है चारण काल, यानी कि चारण काल जो इन्होंने कहा है आदिकाल को कहा है। दूसरा है आपका 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। इसके बाद जो इनके इतिहास ग्रंथ में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो इनका इतिहास ग्रंथ था, उसमें जो इन्होंने काल विभाजन किया था, पहले नंबर पर चारण काल, दूसरे नंबर पर 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जो इन्होंने काल विभाजन किया था तीसरे नंबर पे, वो क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। यहाँ पे जायसी की प्रेम कविता भी हो सकता है और मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता भी हो सकता है। इसके बाद है ब्रज का कृष्ण भक्ति काव्य। ब्रज का कृष्ण काव्य या ब्रज का कृष्ण भक्ति काव्य एक ही बात होती है। पांचवा इनका जो अध्याय है या खंड है वो है मुगल दरबार। यानी कि आप जो रीतिकाल में पहुंचेंगे उस समय पे जो रीतिकाल नहीं, क्षमा कीजिए, जो तुलसीदास के समय का जो काल होता है उससे पहले और उसके बाद का मुगल दरबार में आप जानेंगे। जैसे कि कबीरदास थे, कबीरदास का भी जो समय रहेगा, क्योंकि क्या कहते हैं, माना जाता है कि सिकंदर लोदी ने उन्हें हाथी से कुचलवाया था। ये सब चीजें रही हैं। मुगल दरबार उस समय था तो प्रवृत्ति के आधार पर था, तो ये मुगल दरबार रहा। इसके बाद है तुलसीदास। तुलसीदास को इन्होंने भी बहुत महत्व दिया है। इसके बाद रीति काव्य, जो आपका रीति काल है वो रीति काव्य में चला जाएगा, सातवां। आठवां है इनका तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, यानी कि तुलसीदास के समय पे या उनके बाद में जो राम भक्ति शाखा से संबंधित या इनकी जो श्रेणी को आगे बढ़ाने वाले थे उन कवियों के विषय में इन्होंने लिखा है यहाँ पे गिरियर्सन जी ने। इसके बाद है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी यानी कि 1750 के बाद का या 1800, तो यह 18वीं शताब्दी आपका रहा। 10वें नंबर पर है आपका कंपनी के शासन में विक्टोरिया युग। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, क्षमा कीजिए, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, क्योंकि इस समय अंग्रेजों का बहुत बढ़ा चढ़ा हमारे देश में उनका राज्य शासन था। तो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, यह अध्याय इनका 10वां था। और 11वां अध्याय है इनका विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान ये भी इन्हीं का है। तो ये था जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन। इसमें भी क्या महत्वपूर्ण है, थोड़ा तथ्यों को देख लेते हैं। आप इसमें महत्वपूर्ण रखिएगा। पहले नंबर पर चारण काल, ये महत्वपूर्ण है। मलिक मोहम्मद जायसी का दरबारी का मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। इसके बाद में आपका मुगल दरबार, तुलसीदास 18वीं शताब्दी, और ये अंतिम के दोनों थोड़े से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये जो काल विभाजन किया है ये आपके गिरियर्सन जी ने किया है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप इस कॉन्टेक्ट नंबर को नोट कर लीजिए पुनः 9306899173। कॉल जब भी कीजिएगा शाम को 7 से 9 बजे के बीच में कीजिएगा। इसके अलग अगर आप कॉल करते हैं तो आपकी कॉल नहीं उठ पाएगी। और डीएस एकेडमी डिस्कशन ये ग्रुप का नाम है। चलिए चलते हैं आगे। जो काल विभाजन है बहुत ज्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं। जो प्रमुख इतिहासकार हैं जैसे शुक्ल जी हो गए, आपके गिरियर्सन हो गए, मिश्र बंधु हो गए, गणपति चंद्रगुप्त हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, इन्हीं 4-5 से अधिकांशतः प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले देखते हैं मिश्र बंधु विनोद जी को। दूसरे नंबर पर देखेंगे मिश्र बंधु। मिश्र बंधु
और इनका है, इतिहास ग्रंथ भी लिख लेते हैं, मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु विनोद में काल विभाजन का काल विभाजन का काल विभाजन। यहां से आपके कई प्रश्न तैयार हो जाते हैं। देखते हैं। पहला किया है इन्होंने आरंभिक काल। प्रारंभिक आरंभिक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है, लेकिन इन्होंने आरंभिक काल कहा है। और आरंभिक काल में जो इनका समय है 1000 से नहीं 700 से, इनका जो समय है 700 से 1444 विक्रम संवत। इसका जो समय है 700 से 1444 विक्रम संवत है। इसके बाद में इसको इन्होंने दो भागों में बांटा है, हम कर लेते हैं काखंड में। इनका है पूर्वारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल में इन्होंने जो समय दिया है वो दिया है 700 से 1343 विक्रम संवत। 1343 विक्रम संवत, ये समय इन्होंने आरंभिक काल के अंदर पूर्वारंभिक काल को दिया है। और खा नंबर पे देख लेते हैं, इन्होंने पूर्व के बाद में उत्तर आरंभिक काल। उत्तर आरंभिक काल का जो समय इन्होंने दिया है 1343 से 1444 विक्रम संवत, ये इनका है। दूसरे नंबर पर इन्होंने दिया है आपका माध्यमिक काल। माध्यमिक काल, और माध्यमिक काल का जो इनका समय है 1445 से 1680। 1445 से 1680 विक्रम संवत है। विक्रम संवत है। इसको भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल। और पूर्व माध्यमिक काल का जो समय है 1445 से 1660 विक्रम संवत है। दूसरे नंबर पर ये का रहा आपका, और ये खा। उत्तर माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसका समय है 1561 से यहां पर 1445 से 1560। अब यहां पर है 1561 से आपका 1680 विक्रम संवत। ये विक्रम संवत है, और विक्रम संवत में से सन निकालने के लिए 57 घटा देते हैं, और विक्रम संवत बनाने के लिए ईस्वी में संवत 57 जोड़ देते हैं। अभी बताएंगे उसको भी। तीसरे नंबर पे है अलंकृत काल। अलंकृत काल, इस काल को कहा गया है रीतिकाल। अलंकृत काल का इन्होंने समय माना है 1681 से 1889 विक्रम संवत। ये विक्रम संवत माना है। अलंकृत काल में भी पूर्व अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल का जो समय है इनका 1681 से 1790 विक्रम संवत। 1790 विक्रम संवत इन्होंने समय माना है। खा पे देख लेते हैं दूसरे नंबर पे, पूर्व अलंकृत काल के बाद क्या है उत्तर अलंकृत काल। उत्तर अलंकृत काल। अलंकृत काल, इसका जो समय है 1791 से 1889 विक्रम संवत है। यह आपका विक्रम संवत है। इसके बाद है फोर्थ नंबर पर परिवर्तन काल।
यानी कि जो आपका ये परिवर्तन काल जो गद्य खंड आता है, शुक्ल जी ने जो गद्य खंड माना है आधुनिक काल में शुरू में, परिवर्तन काल इसका समय है 1890 से 1925 विक्रम संवत। विक्रम संवत। इसके बाद में एक और बचता है 5वें नंबर पर वर्तमान काल। वर्तमान काल का जो समय है, वर्तमान काल का समय है 1926 विक्रम संवत से अब तक। विक्रम संवत से अब तक। चलिए देखते हैं मिस्र बंधु जो है, हम मिस्र बंधु के इतिहास को पढ़ चुके हैं। अब हम उन्होंने जो अपने इतिहास में काल विभाजन किया है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। मिस्र बंधु विनोद में जो किया गया काल विभाजन है, यहां से प्रश्न कैसे बनता है, देखिए पहले प्रश्नों का फॉर्मेट देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे आरंभिक काल, यहां पर आरंभिक काल को माने तो यहां पर आरंभिक काल कहा गया है आदिकाल को, ठीक है, आदिकाल को। माध्यमिक काल यानी कि जो हमारा भक्ति काल है उसको माध्यमिक काल कहा गया है, ठीक है। तीसरे नंबर पर है आपका अलंकृत काल। अब यहां से अलंकृत काल कहा गया है जो हमारा रीतिकाल आता है, रीतिकाल को। और इसके बाद में है आपका चौथे नंबर पे परिवर्तन काल। परिवर्तन काल कहा गया है गद्य को, जहां पर हमारे जो ये आंदोलन होते हैं, खड़ी बोली के जो आंदोलन चलते हैं या गद्य की जहां से शुरुआत हो जाती है, उसे परिवर्तन काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। इसके बाद में वर्तमान काल जो अभी हमारा चल रहा है 1926 विक्रम संवत से अब तक का जो हमारा समय चल रहा है, यानी कि भारत हिंदू युग से का जो समय है, इसको वर्तमान काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। समझते हैं यहाँ पे प्रश्न कैसे देखते हैं। पहला देखते हैं आरंभिक काल। आरंभिक काल का जो मूल समय है, देखिए यहाँ पे ध्यान रख के चलिएगा आप। आरंभिक काल का जो समय मिश्र बंधुओं ने माना है 700 से 1444 विक्रम संवत माना है। अब ये जो समय माना है ये आरंभिक काल का माना है। अगर प्रश्न बनता है आरंभिक काल का समय मिश्र बंधुओं ने कितना माना है, तो आपका 700 से 1444 विक्रम संवत रहेगा। इसी में अगर पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल को अगर अलग अलग करता है तो इसके अनुसार देना होगा। अब जैसे पूर्व आरंभिक काल का समय मिश्र बंधुओं ने 700 से 1443 क्षमा कीजिए 1343 विक्रम संवत माना है। वहीं पर उत्तर आरंभिक काल का जो समय माना है मिश्र बंधुओं ने जो और डिवाइड किया है, तो 1343 से 1444 विक्रम संवत माना है। ये था इनका आरंभिक काल का विभाजन। इसके बाद है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल यानी कि भक्ति काल। भक्ति काल का जो समय है मूल रूप से जो इन्होंने माना है वो माना है 1445 से 1680 विक्रम संवत तक। 1445 से 1680 विक्रम संवत तक इन्होंने भक्ति काल का समय माना है। लेकिन भक्ति काल को भी इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पहले तो नाम से ही आ जाता है कि भक्ति काल को प्रौढ़ माध्यमिक काल किसने कहा है, तो आपके मिश्र बंधु जी रहेंगे। इसके बाद में इन्होंने पूर्व माध्यमिक काल का जो समय माना है 1445 से 1660 विक्रम संवत तक माना है। दूसरा इन्होंने माना है प्रौढ़ माध्यमिक काल। प्रौढ़ माध्यमिक काल का जो इन्होंने समय माना है वो माना है 1561 से 1680 विक्रम संवत तक। तो ये देखिए, अगर माध्यमिक काल का समय पूछता है तो 1445 से 1680 विक्रम संवत, और अगर इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करके पूछता है तो आपको इनको भी ध्यान रखना होगा। लेकिन ये तो आपको ध्यान ही रखना होगा, क्योंकि अगर ये आपको ध्यान है तो फिर आप इसमें डिवाइड आप कर सकते हो कि हाँ इतने समय बाद इन्होंने दूसरा समय माना था। तो ये कोड आपको कुछ चीजें कोड करके चलनी पड़ेंगी, कोरिलेट करके आप चलिएगा। फिर है अलंकृत काल। अलंकृत काल यानी कि रीतिकाल। प्रश्न ये भी बन जाता है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है। तो आप जब इसको पढ़े हुए हैं तो आपको आगे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा लिखा हुआ है अलंकृत काल। किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने डिवाइड किया है चैप्टर। अलंकृत काल का जो मूल समय माना है
1681 से 1889 विक्रम संवत। 1681 से 1889 विक्रम संवत मिस्र बंधुओं ने क्या समय माना है? रीतिकाल यानी कि अलंकृत काल। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है पूर्व अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल का समय 1681 से 1790 विक्रम संवत है। इसके बाद में उत्तर अलंकृत काल का जो समय माना है 1791 से 1889 विक्रम संवत तक इन्होंने समय माना है। तो ये था इनका अलंकृत काल। इसके बाद में परिवर्तन काल। परिवर्तन काल का समय मिस्र बंधुओं ने माना है 1890 से 1925 विक्रम संवत। और यही तथ्य आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। यह तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न बन चुका है आपके जीआईसी पीजीटी में 2015 में। ये प्रश्न आपका बन चुका है जीआईसी पीजीटी यानी कि जीआईसी जो प्रवक्ता है उसमें ये प्रश्न बन चुका है। इसीलिए इस तरह के प्रश्नों को आप ध्यान करके चलिएगा। फिर है वर्तमान काल। वर्तमान काल का समय 1626 विक्रम संवत से आज तक का जो साहित्य चलता हुआ आ रहा है उसे मिस्र बंधुओं ने वर्तमान काल के अंतर्गत रख दिया था। तो ये था मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। यहां से प्रश्न, मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? आरंभिक काल। मिस्र बंधुओं ने भक्ति काल को क्या नाम दिया है? माध्यमिक काल। या माध्यमिक काल भक्ति काल को किसने कहा है? मिस्र बंधुओं ने। आरंभिक काल आदिकाल को किसने कहा है? मिस्र बंधुओं ने। अलंकृत काल रीतिकाल को किसने कहा है? मिस्र बंधुओं ने। या मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल किस काल को कहा है? रीतिकाल को। तो ये था आपका, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए जिस भी माध्यम से आपको हो, क्योंकि आपकी फीडबैक जब हमें मिलती है ना तो हमें लगता है कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं या जो हम मेहनत कर रहे हैं वो हमारी सही दिशा में चल रही है। अब जब आपके कमेंट्स कम आते हैं तो लगता है कि शायद हमारी मेहनत में कहीं कमी रह रही है। वैसे तो कहते हैं, एक शब्द मुझे याद आया कि जो भी फ्री की चीज़ें होती हैं या जो भी निःशुल्क चीज़ें होती हैं वो बेशकीमती चीज़ें होती हैं। ये तथ्य मुझे थोड़ा सा याद आया था अपनी प्रोफेसर का कि जो भी फ्री की चीज़ें होती हैं या जो भी निःशुल्क चीज़ें होती हैं जिनका हमें कुछ दे नहीं करना होता, वो बहुत बेशकीमती चीज़ें होती हैं। उनका जो भी महत्व होता है या उनका जो मूल्य होता है हम उस समय नहीं समझ पाते, जिस समय वो हमारे पास होती हैं, लेकिन जब वो हमसे दूर हो जाती हैं तब हमें उनका महत्व समझ में आता है। जैसे हम आपको बता दें, आपकी सांसें हैं, आपकी नींद है, हवा है, पानी है। तो ये सब चीज़ें जो है, हालांकि अब हमें इन चीज़ों का मोल देना पड़ता है, पानी भी हमें खरीद के पीना पड़ता है या आरओ लगाना पड़ता है, लेकिन कहा जाता है, जैसे पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे कि आओ बैठो पियो पानी, ये चीज़ें क्या मोल की लानी। तो इस तरीके से हैं। तो आप समझ के चलिए कि ये जो क्लासेज आपको दी जा रही हैं ये बहुत बेशकीमती हैं। इन चीज़ों इन क्लासेज का आप मोल नहीं लगा सकते। आपको है, हमारा उद्देश्य है कि हम फ्री दें, तो आप इसकी कीमत को समझिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा जब नज़दीक आ जाए तब आप इधर उधर घूमो, फिर बाद में आपको पता चले कि पेपर तो इन्हीं क्लासों से भी रखा हुआ था। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इनको शेयर कीजिए, क्योंकि जो जिन चीज़ों की कोई कीमत नहीं होती वो चीज़ें बेशकीमती होती हैं या वो चीज़ें अनमोल होती हैं। जिनका कोई मोल नहीं होता वो चीज़ें अनमोल होती हैं। तो इस चीज़ को मेरे ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छी कोट है ये। चलिए चलते हैं आगे। देखते हैं तीसरे नंबर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, सीधा सीधा नामकरण इन्होंने किया है, देख लेते हैं। पहला है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल कहें इसको तो आदिकाल।
इनकी एक प्रवृत्ति ये रही है कि इन्होंने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति शुरू की है। आदिकाल का समय इन्होंने माना है संवत 1050 से 1375 विक्रम, ये इन्होंने माना है। दूसरा है इनका पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल उन्होंने माध्यमिक काल कहा था, इन्होंने मध्यकाल कहा है। थोड़े से शब्दों से हेरफेर हो जाता है और ये कहा है इन्होंने भक्ति काल को। भक्ति काल को कहा है। इन्होंने जो समय माना है संवत 1375 से 1700 विक्रम, इन्होंने समय माना है। तीसरा है आपका पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल। रीतिकाल का जो समय इन्होंने माना है 1700 से संवत 1700 से 1900, पूरे 200 वर्षों का इतिहास इन्होंने लिखा है, देखिए। और जिनको जो इनके प्रिय थे उनको आगे रखा, बाकी सबको फुटकल में डाल दिया। चौथे नंबर पे है आधुनिक काल यानी कि गद्य काल। आधुनिक काल या कहें गद्य काल। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तब इनका पूरा पढ़ते चलेंगे कि नई कविता, उत्थान, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, वो सब हम पढ़ते चलेंगे। यहाँ पे जितना काम भर का है उतना ही विवेचन हम करेंगे। इसका समय है 1900 से अब तक, संवत 1900 से अब तक इन्होंने ये किया है। ये शुक्ल जी का है। इसके बाद में और देख लेते हैं। चौथे नंबर पे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनका काल विभाजन देख लेते हैं। पहला है संधि काल। संधि काल, संधि काल का जो समय है 750 से संवत 750 से 1000 विक्रम, 1000 विक्रम तक। दूसरा है इनका चारण काल। चारण काल, चारण काल का समय है 1000 से 1375, संवत 1000 से 1375 विक्रम, यानी कि यहां पर ये शुक्ल जी के बराबर में ही आ गए हैं, 1375। तीसरे नंबर पर है भक्ति काल। भक्ति काल का समय है संवत 1375 से 1700 विक्रम। इसके बाद में फोर्थ नंबर पर है रीतिकाल। रीतिकाल का समय है संवत 1700 से 1900 विक्रम, 1900 विक्रम। पांचवा है आधुनिक काल। आधुनिक काल, और आधुनिक काल का समय है संवत 1900 से अब तक। चलिए इन दोनों को पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, बहुत विस्तृत पढ़ा है, कुछ चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो इन्होंने जो काल विभाजन किया है, काल विभाजन करते हुए ये पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने दोहरे नामकरण की जो प्रवृत्ति है उसको आगे बढ़ाया है। इन्होंने दोहरे नामकरण की इन्होंने कहा है कि आप दोहरा नामकरण भी कर सकते हो, और आगे भी है कुछ तथ्य मिलेंगे परीक्षा उपयोगी, हम बताएंगे। पहला इन्होंने काल विभाजन किया है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल, वीरगाथा काल कहा है इन्होंने आदिकाल को। आदिकाल का जो समय माना है या वीरगाथा काल का जो समय माना है, इन्होंने माना है
1050 से 1375 विक्रम संवत, यानी कि 1050 संवत 1050 से 1375 विक्रम तक इन्होंने माना है। बात कर लेते हैं इन्होंने वीर गाथा काल क्यों कहा। 14 पुस्तकों के आधार पर जो वीर गाथात्मक पुस्तकें हैं उनके आधार पर इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है, क्योंकि शुक्ल जी जो अपने इतिहास ग्रंथ को जब उन्होंने लिखा है या काल विभाजन किया है तो इन्होंने जो रचनाओं की जो विशेष प्रवृत्ति है उसके आधार पर इन्होंने नामकरण किया है। तो ये था इनका, आगे जब आदिकाल पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। दूसरा है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा है? आपके शुक्ल जी हैं। और माध्यमिक या पूर्व माध्यमिक काल किसने कहा है? तो यहां पर आपके मिश्र बंधु जी हो जाएंगे। पूर्व मध्यकाल का या भक्ति काल का समय इन्होंने माना है संवत 1375 से 1700 इन्होंने समय माना है। तीसरा है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल। रीतिकाल का जो समय है संवत 1700 से 1900 विक्रम तक, 200 वर्षों का इतिहास इन्होंने रीतिकाल में लिखा है। इसके बाद है आधुनिक काल। आधुनिक काल यानी कि गद्य काल जहां से शुरू होता है, तो वो समय है संवत 1900 से जो अद्यतन है यानी कि आज तक जो चल रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इन्होंने पहला जो माना है आदिकाल को, इन्होंने 2 नाम दिए हैं। तो इनके जो ये दोनों नाम आएंगे ये आदिकाल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आदिकाल। आदिकाल को यानी कि इन्होंने संधि काल और चारण काल दोनों कहा है। आएंगे कैसे देखिए, 700 संवत 750 से 1375 यहां तक समय है इनका जो आदिकाल का माना हुआ है, संवत 750 से 1375 विक्रम तक है। लेकिन अब इन्होंने आदिकाल को 2 भागों में 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला संधि काल और दूसरा चारण काल। संधि काल का जो इन्होंने समय माना है रामकुमार वर्मा जी ने संवत 750 से 1000 विक्रम तक माना है। दूसरा चारण काल। चारण काल है 1000 से 1375 तक का समय इन्होंने चारण काल का माना है। संधि काल, चारण काल दोनों नाम जो दिए हैं वो आपके रामकुमार वर्मा जी ने दिए हैं, जबकि चारण काल हम गिरियर्सन जी को भी पहले नंबर पे पढ़ चुके हैं। इसके बाद चलते हैं भक्ति काल। रामकुमार वर्मा जी ने भक्ति काल का समय माना है 1375 से 1700 विक्रम संवत। इनके और शुक्ल जी के जो नामकरण है बहुत ज्यादा अंतर इनके उसमें जो सन है उसमें नहीं है समय में, बस यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा संधि काल में और चारण काल की शुरुआत में। फिर है रीतिकाल। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 विक्रम तक है। रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 विक्रम तक रीतिकाल का समय माना है रामकुमार वर्मा जी ने। फिर है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय संवत 1900 से अब तक है। तो ये काल विभाजन है, यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। आगे चर्चा करेंगे जैसे प्रश्न बनेंगे। यहां पर हमने कर ली कि आदिकाल को संधि काल या चारण काल किसने कहा है? रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। शुक्ल जी के समय से भी प्रश्न बन जाते हैं। इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले इतिहासकारों को देखते हैं। चलिए अगले इतिहासकार देखते हैं जिन्होंने काल विभाजन किया है। कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे बाग को। चलिए अगला देखते हैं। अगले हैं 5वें नंबर पर आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है काल विभाजन देखते हैं। पहले नंबर पर इन्होंने किया है आदिकाल। आदिकाल, आदिकाल में सीधा सीधा इन्होंने रखा है 10वीं शताब्दी से 10वीं से 14वीं 10वीं से 14वीं शताब्दी।
ये इन्होंने आदिकाल का समय माना है, आदिकाल नामकरण भी इन्होंने किया है। दूसरा है भक्तिकाल। भक्तिकाल यानी कि 14वीं से 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। इसके बाद तीसरे नंबर पर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। रीतिकाल का जो समय है 16वीं से 19वीं शताब्दी, 16वीं से 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, ये आपका रीतिकाल का है। फोर्थ नंबर पर है आपके आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय है 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक, 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। इसके बाद गणपति चंद्र गुप्त को अगले उसमें देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़े हैं, एक ही स्लॉट पे जब आता है तो अच्छा लगता है। देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सीधे सीधे नामकरण किया है। इनके शताब्दी वाले यहाँ पे क्लियर है, आप इसी को ध्यान रखिएगा। आदिकाल इन्होंने दिया है 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का समय जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है, आदिकाल का माना है। भक्तिकाल का समय इन्होंने माना है 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक, यानी कि 2 शताब्दी इन्होंने ऐड की है। तीसरा है रीतिकाल। रीतिकाल का जो इन्होंने समय माना है 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी का मध्य भी आ सकता है। फोर्थ नंबर पर इन्होंने माना है आधुनिक काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और आधुनिक काल का जो समय है 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक का जो समय है, ये आधुनिक काल का समय माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत ज्यादा तिथियों के संगणक में नहीं लगे हैं, वो सीधे सीधे जैसे कबीर का रहता है ना कि अगर सीधे सीधे आता है तो ठीक है, नहीं तो दरेरा दे के पद में रख दिया जाता है, तो वही यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने है, वो सीधे सीधे कह के निकल गए हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, गणपति चंद्र गुप्त जी का काल विभाजन देखेंगे। चलिए देखते हैं गणपति चंद्र गुप्त जी को। कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो वही है, आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए। जब परीक्षा का समय नजदीक आएगा, जैसे भी परीक्षा आएगी, तो आपकी तैयारी पुख्ता रहेगी, तो आपको फिर बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। चलिए चलते हैं छठे नंबर पर, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं। देखते हैं पहले नंबर पर है इनका प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल में इन्होंने दिया है 1184 ईस्वी से 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, 1350 ईस्वी तक। इसमें है दूसरा मध्यकाल, दूसरा है मध्यकाल, और मध्यकाल का समय है 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। इसके बाद है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, इन्होंने मध्यकाल को 2 भागों में डिवाइड किया है, पूर्व मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल। इसको पूर्व मध्यकाल कहें या उत्कर्ष काल। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने उत्कर्ष काल भी कहा है गणपति चंद्र गुप्त जी ने। इसका समय है 1350 ईस्वी से आपका 1500 ईस्वी तक। खा नंबर देख लेते हैं पूर्व मध्यकाल के बाद में।
उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल या चरमोत्कर्ष काल, चरमोत्कर्ष काल। इसका जो समय है आपका, ये है 1500 से 1800, 1500 से 1857 ईस्वी तक, 1857 ईस्वी तक। इसके बाद है आधुनिक काल, आधुनिक काल, और आधुनिक काल का समय है 1557 ईस्वी से, आधुनिक काल का समय रहेगा 1857 ईस्वी से, 1857 ईस्वी से अब तक। यानी कि गणपति चंद्र गुप्त जी ने जो उसको डिवाइड किया है, उसमें है आपका 1965 तक। अब तक का मतलब भी उन्होंने 1965 ईस्वी तक मान लिया है, ये उनके विभाजन में है। अब आधुनिक काल के अंतर्गत उन्होंने क्या दिया है, पहले नंबर पर दिया है भारतेंदु युग, और भारतेंदु युग का समय माना है उन्होंने 1857 से 1900 ईस्वी, 1857 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग का समय माना है गणपति चंद्र गुप्त जी ने। फिर माना है द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग का समय है 1900 से 1920 ईस्वी। ग नंबर पे आप देखेंगे छायावाद युग, और छायावाद युग का जो इन्होंने समय माना है 1920 से 1937 ईस्वी। जैसे 1936 भी मिलता है, 1937 भी मिलता है। फिर देखते हैं प्रगतिवाद, और प्रगतिवाद का जो इन्होंने समय माना है 1937 से 1945 ईस्वी तक माना है। फिर है प्रगतिवाद प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद का समय माना है इन्होंने 1945 से 1965 ईस्वी तक। ये था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी द्वारा किया गया काल विभाजन। प्रारंभिक काल का समय जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने माना है 1184 से 1350 ईस्वी तक। इन्होंने जो समय माना है 1184 से 1350 ईस्वी तक का जो समय माना है गणपति चंद्र गुप्त जी ने प्रारंभिक काल। और प्रारंभिक काल का मतलब आप इतना पढ़ चुके हैं तो अब आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे आदिकाल। आदिकाल को गणपति चंद्र गुप्त जी ने प्रारंभिक काल भी कहा है, और 1184 से 1350 ईस्वी इन्होंने समय माना है। फिर है मध्यकाल। मध्यकाल का जो मेन समय माना है गणपति चंद्र गुप्त जी ने 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक माना है। मध्यकाल को गणपति चंद्र गुप्त जी ने दो भागों में डिवाइड किया है, पूर्व मध्यकाल या उत्कर्ष काल। यह है आपका भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल या उत्कर्ष काल, इसका मतलब है भक्ति काल, और इसका जो समय माना है गणपति चंद्र गुप्त जी ने 1350 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक का जो समय माना है वो भक्ति काल का माना है। दूसरा है उत्तर मध्यकाल या चरमोत्कर्ष काल। उत्कर्ष जब लगा हुआ रहेगा तो आपका भक्ति काल में चला जाएगा, जहां चरमोत्कर्ष लग जाएगा, चरम उत्कर्ष, यानी कि जहां पे अब चीजों की एक सीमा समाप्त हो जाती है। कहते हैं ना कि अब अति हो गई है, ज्यादा बिल्कुल चरम सीमा पर है। तो ऐसे शब्दों का जब प्रयोग होता है तो कभी कभी लॉजिक भी काम कर देता है हमारा। तो यहाँ पर उत्तर मध्यकाल का मतलब है चरमोत्कर्ष, यानी कि चरम जो है वो उत्कर्ष की ओर है, यानी कि अब समापन की ओर है। तो ये दरबारी साहित्य था, रीतिकालीन जो दरबारी कवि थे विलासिता के उसमें जाके, तो ये चरमोत्कर्ष काल है। इसका समय 1500 से 1857 ईस्वी माना है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। यहां से प्रश्न नहीं बनेगा, आने वाली जो कभी भी प्रश्न बनेगा आयोग बनाएगा तो उत्कर्ष काल और चरमोत्कर्ष से बनेगा।
अब आपने इतना पढ़ लिया है कि उत्कर्ष यानी कि जब हम कोई काम शुरू शुरू में करना चाहते हैं तो हमें उत्कर्ष होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे एक तरीके से मैं उत्कर्ष की ओर हूँ। तो ये आपका भक्ति काल है। भक्ति काल में ईश्वर में लीन रहने का काम सभी लोग कर रहे थे और जो हमारे संत थे वो भी जनता को जगाने का प्रयास कर रहे थे कि क्यों बावरे हुए फिर रहे हो, सांसारिक मोह माया में क्यों फंसे हुए हो, ईश्वर निराकार है, उसी में लगो। जो जिसके पास जो रूप था वो उसी रूप में उनको बढ़ा रहा था। लेकिन आपके चरमोत्कर्ष काल में क्या होता है, बिहारी जी को भी समझाना पड़ता है कि भाई ऐसे ना करो। उदाहरण देते हैं, अन्योक्ति अलंकार के बहुत ज्यादा उदाहरण उन्होंने दिए हैं। तो ये चीजें हैं, ये चरमोत्कर्ष है रीतिकाल। और इसके बाद बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल का जो समय डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने माना है 1857 ईस्वी से अब तक। और अब तक का समय 1857 ईस्वी यानी कि 1857 की जो क्रांति है उस समय, जिस समय भारतेंदु जी का जन्म हुआ था, उस समय से डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी समय मानते हैं इनका। 1850 में हालांकि जन्म हुआ था और चीजों को रिलेट करके हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है। तो आधुनिक काल का समय गणपति चंद्र गुप्त जी ने 1857 ईस्वी से अब तक यानी कि 1965 तक की सीमा बांध दी है उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में। डिवाइड किया है भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग का समय में है 1857 से 1900 ईस्वी तक का समय उन्होंने माना है। इसके बाद बात कर लें द्विवेदी युग की। तो द्विवेदी युग में आपका है 1900 से 1920 ईस्वी। कुछ कहीं आपको 1918 भी मिलेगा, लेकिन ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गणपति चंद्रगुप्त जी के इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास की। तो द्विवेदी युग का समय 1900 से 1920 यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समय से है। इसके बाद है छायावाद युग। छायावाद युग का समय 1920 से 1937 ईस्वी है। इसके बाद प्रगतिवाद का समय 1937 से 1945 है और प्रयोगवाद का समय 1945 से 1965 ईस्वी तक है। तो ये जो नामकरण है गणपति चंद्रगुप्त जी का है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं थोड़ा सा स्पीड में। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आप तथ्यों को याद करके चलें। बहुत ज्यादा भी एकदम से पढ़ा के कोई फायदा नहीं है जब आपको याद नहीं होगा। बात कर लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी की। आपके हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन। डॉक्टर नगेंद्र जी का काल विभाजन है। पहला है आदिकाल। आदिकाल आदिकाल का समय है 7वीं शती के मध्य से 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक। बात करते हैं दूसरे नंबर पर भक्ति काल। भक्ति काल का समय है 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक। 17वीं शती के मध्य तक। इसके बाद बात कर लेते हैं रीतिकाल की। रीतिकाल का जो समय है वो है 17वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। 19वीं शती के मध्य तक यानी कि शताब्दी के मध्य तक। इसके बाद है 4th नंबर पर बात कर लेते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल की जब बात करते हैं तो ये है 19वीं शती के मध्य से अब तक। 19वीं शती के मध्य से अब तक। अब इनका भी
काल विभाजन देखते हैं और उप काल विभाजन कैसे किया है। पहला है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल यानी कि भारतेंदु युग। भारतेंदु युग और भारतेंदु युग का जो समय है 1857 से 1900 ईस्वी तक है। दूसरा है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल इन्होंने किसको कहा है? ये है आपके द्विवेदी युग को कहा है इन्होंने। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है और इसका समय है 1900 से, देखिए यहां पे आ गया ना 1918 ईस्वी, जबकि अभी हमने 1920 पढ़ा था। तो ये थोड़े थोड़े फैक्ट आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा नहीं। फिर है छायावाद युग। छायावाद युग, इसका समय है 1918 से 1938 ईस्वी। 1918 से 1938 ईस्वी। इसके बाद है छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल, और छायावादोत्तर काल का जो समय है 1938 से 1938 ईस्वी से अब तक। इसमें भी डिवाइड करने का प्रयास करते हैं जो नगेंद्र जी ने किया है। फिर है पहला प्रगति प्रयोग काल। प्रगति प्रयोग काल, और इसका जो समय है 1938 से 1953 ईस्वी। 1938 से 1953 ईस्वी तक है। सेकंड नंबर पर है आपका नवलेखन काल। नवलेखन काल, और इसका जो समय है 1953 से अब तक। ईस्वी से अब तक। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं क्योंकि अभी रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर बच्चन सिंह बचे हैं। देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी को। डॉक्टर नगेंद्र जी ने पहले किया है आदिकाल। आदिकाल का जो समय इन्होंने माना है 7वीं शताब्दी के 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, यानी कि 7 सदी इन्होंने लिया है। भक्ति काल का जो समय इन्होंने माना है डॉक्टर नगेंद्र जी ने 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। इसके बाद रीतिकाल। रीतिकाल का समय माना है 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। इसके बाद आधुनिक काल में इन्होंने सीधा सीधा दिया है 19वीं सदी के मध्य से अब तक। अब तक में कहां तक पहुंचा है, यानी कि 53 के बाद तक। अब यहां से प्रश्न बनना शुरू होता है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने किसको कहा है? भारतेंदु युग को। यहां से प्रश्न कई बार बने हैं, पुनर्जागरण काल और जागरण सुधार काल। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को किस नाम से अभिहित किया है या किस नाम से पुकारा है? तो पुनर्जागरण काल, और इसका जो समय है 1857 से 1900 ईस्वी, क्योंकि पुनर्जागरण 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उसी के समय को लेकर इन्होंने ऐतिहासिक आधार पर पुनर्जागरण काल कहा है, जो आंदोलन हुए हैं। जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को कहा है, जिसका समय है 1900 से 1918 ईस्वी। तो ये जागरण सुधार काल। फिर है छायावाद युग। छायावाद युग को 1918 से 1938 ईस्वी का समय माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। फिर है छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल का जो मूल समय डॉक्टर नगेंद्र ने माना है 1938 ईस्वी से अब तक का समय, वो मूल रूप से मानते हैं। लेकिन जब डॉक्टर नगेंद्र जी का जो इतिहास है उसको जब पढ़ते हैं तो आगे जाके मिलता है प्रगति प्रयोग काल। इन्होंने छायावादोत्तर काल को 2 पार्ट में फिर से डिवाइड किया। प्रगति प्रयोग काल, जिसका समय 1938 से 1953 ईस्वी है, और नवलेखन काल, जिसमें नया लेखन उन्होंने लिखा है, उसका जब लेखन किया है तो ये 1953 ईस्वी से अब तक का समय है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे और चर्चा चलेगी। हम जिस टॉपिक पे पहुंचेंगे, जब छायावाद पे पहुंचेंगे, छायावाद की विशेषताओं के संदर्भ में बात करेंगे, किसने कितना कितना समय माना है। तो अभी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को।
लिखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, आप पढ़े हैं इससे। पहला है आदिकाल। आदिकाल, आदिकाल को यानी कि वीरगाथा काल, ये इनके इतिहास ग्रंथ में हुबहू लिखा हुआ है। वैसे तो इन्होंने बहुत ज्यादा डिवाइड किया है, लेकिन शुरू में ही इन्होंने शुक्ल जी के इतिहास को ही आधार रख दिया है। सन 1000 से 1350 ईस्वी। दूसरा है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल, और इसका जो समय माना है इन्होंने 1350 से 1650 ईस्वी तक। फिर माना है इन्होंने उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल, और इसका जो समय है वो है 1650 से 1850। 1650 से 1850 ईस्वी। इसके बाद है 4th नंबर पर आधुनिक काल। आधुनिक काल, और आधुनिक काल यानी कि गद्य काल। गद्य काल का जो समय है 1850 से अब तक। 1850 ईस्वी से अब तक ये समय डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का काल विभाजन था। अगला और देख लेते हैं, एक साथ देखेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह जी द्वारा किया गया काल विभाजन पहले नंबर पर है अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल। दूसरे नंबर पर है भक्ति काल। इसका समय है 1400 से 1650 ईस्वी। 1650 ईस्वी। फिर है रीतिकाल, और ये बच्चन सिंह के दूसरे इतिहास की बात हो रही है यहाँ पर। 1650 से 1857 ईस्वी तक की बात इन्होंने यहाँ पे की है। इसके बाद है 4th नंबर पर आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय माना है 1857 से 1857 ईस्वी से अब तक, ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी का काल विभाजन था। चलिए चर्चा करते हैं। काल विभाजन में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने किया है आदिकाल। इन्होंने क्या किया है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने सीधा सीधा जो इतिहासों का काल विभाजन है वो शुक्ल जी के जो अनुसार था उसको जुगत्यो अपने इतिहास में रख दिया है शुरू में। तो आदिकाल यानी कि वीरगाथा काल, इसका समय इन्होंने माना है सन 1000 से 1350 ईस्वी तक। 1000 से 1350 ईस्वी आदिकाल को का समय किसने माना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। फिर है पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल। भक्ति काल का समय 1350 से 1650 ईस्वी तक इन्होंने माना है। उत्तर मध्यकाल का समय जो है यानी कि रीतिकाल, इसका समय 1650 से 1850 ईस्वी, यानी कि रीतिकाल को ज्यादातर इतिहासकारों ने 200 वर्षों का ही उसमें समय लिया है। आधुनिक काल यानी कि गद्य काल, इसका समय है 1850 ईस्वी से जो अब तक का समय चलता आ रहा है। बात कर लेते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह की, जो महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बच्चन सिंह यानी कि पहला इन्होंने रखा है अपभ्रंश काल। तो प्रश्न सीधे सीधे बन जाता है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है या किस नाम से अभिहित किया है, तो अपभ्रंश काल डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। दूसरा है भक्ति काल। भक्ति काल का समय इन्होंने माना है 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। तीसरा रीतिकाल इन्होंने माना है। रीतिकाल का समय इन्होंने माना है 1650 से 1857 ईस्वी तक। 1650 से 1857 ईस्वी तक रीतिकाल का समय डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है।
आधुनिक काल का समय 1857 ईस्वी से आज तक का जो समय है, ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने आधुनिक काल का समय माना है। तो ये था हमारा आज तक का। सोच तो रहे थे जो नागरिक प्रचारणी सभा ने 16 खंडों में प्रकाशित किया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें से कुछ जो भी प्रश्न बनेंगे वो एमसीक्यू के माध्यम से करा दिए जाएंगे। तो ये आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। कल मिलेंगे हम, यानी कि अगली वीडियोस में हम जब मिलेंगे तब आपसे मिलेंगे आदिकाल से। आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की समय सीमा, आदिकाल की प्रवृत्तियां। तो कल से हम मतलब अगली वीडियो में जब भी हम मिलेंगे आदिकाल पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप बता दीजिएगा, प्रतिक्रिया दे दीजिएगा कि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा एक वीडियो रिकॉर्डिंग में जो पीडीएफ के माध्यम से करवाया जाए मैराथन के रूप में, या फिर एमसीक्यू। अगर आपको दोनों चाहिए तो दोनों की प्रतिक्रिया दीजिए, जिस पे ज्यादा वोटिंग होगी हम उसको पहले लेके आएंगे। अब आपके ऊपर निर्धारण है, आप निर्धारित कीजिएगा कि आपको पहले एमसीक्यू चाहिए हिंदी साहित्य के इतिहास के, या पीडीएफ के रूप में उसको पढ़ना है मौखिक के रूप में। तो जैसी भी आपकी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा आप। और अभी तक हमने जो पढ़ा प्रश्न यहीं से रहेंगे। जितना मुझसे प्रयास हो सका है हिंदी साहित्य के इतिहास में मैंने लाने का प्रयास किया है। जो कहीं एक दो जगह चीजें छूटी थी आप लोगों ने मुझे बताया। आगे आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही कीजिएगा। पहले नंबर पे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आज हमने बता दिया है डीएस एकेडमी डिस्कशन में। दूसरे नंबर पे कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको दिया गया है। कल आप किसी भी समय शाम के नंबर में 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद आप इस नंबर पर अपना मैसेज भेज सकते हैं, अपना नाम लिख के। तो उससे क्या होगा कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। कल व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाएगा, इसी नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप चलेगा जो आपको दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर अवेलेबल है। जब भी आप कॉल कीजिएगा शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में 2 घंटे हैं, इसी समय कॉल कीजिएगा। अन्यत्र समय अगर आप फोन करेंगे तो आपकी कॉल रिसीव नहीं की जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यस्तता भी रहती है। तो यही थी चीजें। और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप लाइक जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और जितना हो किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जिस भी माध्यम से हो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। क्योंकि हमें जब आपकी प्रतिक्रिया अच्छी मिलेगी तो मेरा भी उत्साहवर्धन होगा और मैं बहुत अच्छे से, जितने अच्छे से लेके आ रही हूँ उससे और भी अच्छे से लेके आऊंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियोज में आदिकाल के साथ में। एक नया आरंभ करते हैं। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है आदिकाल, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है बीज बपन काल, यानी कि बीज जब बोते हैं तभी वो बपन होकर आगे बढ़ता है। तो इसी के साथ में खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियोस में आदिकाल के साथ। नमस्कार।